जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जन मन की बात। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर चुनाव आज संपन्न हो गया। बंगाल में 77.99 यानी 77.99%, दिल्ली में 53.73% और उत्तर प्रदेश में 52.02% वोटर्स ने वोटिंग की, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। झारखंड की बात करें तो शाम 5 बजे तक कुल मतदान जो हुआ वह 61.41% यानी 61.41% हुआ। रांची लोकसभा सीट पर 58.73 यानी 58.73, धनबाद लोकसभा क्षेत्र में 58.90 यानी 58.90 और जमशेदपुर लोकसभा सीट पर 64.30 यानी 64.30 और गिरिडीह लोकसभा सीट पर 64.75% यानी 64.75% वोटिंग हुई है। रांची लोकसभा में जो 58.73% वोट पड़े हैं, उनमें हटिया में 55%, ईचागढ़ विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है 75.96 यानी 75.96%। सबसे ज़्यादा वोटिंग अगर रांची लोकसभा सीट पर कहीं हुई है तो वो ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में हुई है। कांके विधानसभा सीट पर 54.61, खिजरी में 57.01, रांची सीट पर 54.90 यानी 54.90 और सिल्ली विधानसभा सीट पर 62.45% मतदान हुआ है। दोस्तों, सबसे गौर करने वाली बात यह है कि ईचागढ़ सीट जहां करीब 76% मतदान अभी बताया जा रहा है, हालांकि ये मतदान का प्रतिशत बाद में बढ़ेगा जब अंतिम आंकड़े आएंगे, और सिल्ली जहां 62.45% वोटिंग हुई है। ये दोनों कुर्मी बहुल यानी महतो बहुल इलाके हैं। महतो बहुल इलाके में इतनी वोटिंग का ट्रेंड जो है वो ये बताता है कि JBKSS ने अच्छी खासी संख्या में वोट बटोरे हैं। जहां तक इन 2 विधानसभा सीटों का सवाल है, शहरी सीटों की अगर बात करें तो हटिया के शहरी क्षेत्रों में, कांके के शहरी क्षेत्रों में और रांची और खिजरी के जो शहरी इलाके हैं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी को अच्छी संख्या में वोट पड़े हैं। हालांकि कांग्रेस ने भी जमकर मुकाबला किया है और रांची लोकसभा सीट पर एक समय जहां ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुकाबला एक तरफा रहेगा, अब ऐसा नहीं कहा जा सकता। हालांकि ये ज़रूर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपर हैंड में है, क्योंकि शहरी इलाकों में जहाँ जहाँ बिल्कुल अपार्टमेंट फ्लैट के इलाके हैं, मोहल्लों वाले इलाके हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संजय सेठ को अच्छी संख्या में वोट मिले हैं। जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जो ईसाई बहुल इलाके हैं, वहाँ कांग्रेस उम्मीदवार को वोट मिला है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी कांग्रेस उम्मीदवार ने अच्छी खासी संख्या में वोट बटोरे हैं। इसलिए दोनों के बीच में यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस उम्मीदवार के बीच में मुकाबला काफ़ी कड़ा है। जीत का अंतर ज़्यादा नहीं होगा। पिछली बार बीजेपी के उम्मीदवार ने बड़ी अंतर से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार अंतर उतना नहीं होगा। तो इस बार रांची सीट पर मुकाबला बेहद कड़ा है और इस बार जीत हार का अंतर काफ़ी कम रहने की संभावना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थोड़े अच्छी हालत में दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस उम्मीदवार के मुकाबले। दोस्तों, धनबाद लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ढुल्लू महतो को लेकर काफ़ी विवाद हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही विधायक राज सिन्हा को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया, ये कहते हुए कि आप हमारे प्रत्याशी के खिलाफ अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, जहाँ तहाँ चौक चौराहे पर कुछ कुछ बोल रहे हैं, संगठनात्मक गतिविधियों में और चुनाव प्रचार में रुचि नहीं ले रहे हैं। तो धनबाद लोकसभा क्षेत्र में 58.90 यानी करीब 59% मतदान हुआ है। बोकारो में सबसे कम मतदान का प्रतिशत रहा है 49.50। चंदन कियारी जो अमर बावरी का क्षेत्र है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। अमर बावरी के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है
यह सुरक्षित सीट है चंदन क्यारी की, और यहाँ भूमिहार जो स्थानीय भूमिहार जाति के लोग हैं ये भी काफ़ी अच्छी संख्या में हैं, और 70.50% मतदान हुआ है, 70.50, और चंदन क्यारी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी काफ़ी अच्छी स्थिति में बताई जाती है। जहाँ तक धनबाद का सवाल है, 54.43% वोट हुआ है, और यहाँ ढुल्लू महतो के खिलाफ वोटिंग हुई है अंदर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी अच्छी संख्या में वोट पड़े हैं। तो धनबाद विधानसभा सीट पर मुकाबला बेहद कांटे का है, और यहाँ से कौन लीड लेगा ये कहना अभी से थोड़ा मुश्किल है। झरिया में 54.40% वोट हुई है। झरिया कांग्रेस की विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह का क्षेत्र है, और यहाँ इंडिया अलायंस के पक्ष में अच्छे वोट पड़े हैं ऐसा बताया जा रहा है। जहाँ तक निरसा की बात है, 65.55% वोट हैं। भाजपा की अपर्णा सेन गुप्ता यहाँ से विधायक है, लेकिन अरूप चटर्जी जो मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी यानी मासस के नेता हैं, विधायक भी रहे हैं, उनका इस इलाके में प्रभाव अच्छा है, और ये माना जा रहा है कि यहाँ उनकी वजह से इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को, अनुपमा सिंह को, जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं, उनको अच्छे वोट आए होंगे। जहाँ तक सिंदरी की बात है, इंद्रजीत महतो बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन लंबे समय से बीमार होने के कारण सक्रिय नहीं है। सिंदरी खाद कारखाने के लिए जाना जाता है। यहाँ कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी ने हर्ल कारखाने का उद्घाटन किया था। खाद कारखाने के लिए सिंदरी काफ़ी पहले से जाना जाता है, इंडस्ट्रियल एरिया है तो यहाँ, और सिंदरी का एक बड़ा इलाका ग्रामीण भी है, तो यहाँ भी अच्छा मुकाबला देखने को मिला है। कुल मिलाकर धनबाद सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार और बीजेपी के उम्मीदवार के बीच टफ मुकाबला है। मज़े की बात यह है कि ढुल्लू महतो बाघमारा से विधायक हैं, और बाघमारा धनबाद लोकसभा सीट में नहीं पड़ता है, गिरिडीह लोकसभा सीट में पड़ता है। उसी तरह अनुपमा सिंह कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह की पत्नी हैं, और वे बेरमो के विधायक हैं, और बेरमो भी गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो धनबाद सीट पर भी फाइट है, लेकिन धनबाद सीट के चुनाव पर, मतदान पर नज़र रखने वाले अलग अलग इलाकों के लोगों से मैंने बात की है, तो जनरल परसेप्शन यही निकल कर आ रहा है कि यहाँ भाजपा फ़ायदे में दिख रही है। पिछली बार 4,86,000 वोटों के अंतर से पीएन सिंह ने जीत का रिकॉर्ड बनाया था इस लोकसभा सीट पर। यह अंतर इस बार उतना नहीं रहेगा, बहुत कम हो सकता है, लेकिन अगर ढुल्लू महतो के खिलाफ कोई अंडर करेंट था उनकी गतिविधियों को लेकर, उनके पुराने इतिहास को लेकर, और सरयू राय जो लगातार उनके खिलाफ अभियान धनबाद में चला रहे थे, सोशल मीडिया पर भी चला रहे थे, वहाँ जाकर भी चला रहे थे, उसका कुछ असर पड़ा या नहीं। अगड़ा पिछड़ा इस चुनाव में बहुत हुआ, उसका कोई असर पड़ा या नहीं। बाहरी भीतरी की तर्ज पर चुनाव कराने की कोशिश की गई। तो इतने सारे फैक्टर धनबाद में इस बार घालमेल हुए हैं कि कुछ बता पाना मुश्किल लग रहा है। ढुल्लू महतो को लेकर मतदाताओं में एक अंडर करंट की भी बात चल रही थी, तो ये कितना धरातल पर उतरा है, कितना वोटों में तब्दील हुआ है, ये देखना होगा। तो धनबाद सीट पर परिणाम अप्रत्याशित हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहाँ तक गिरिडीह की बात है, यहाँ मथुरा महतो जेएमएम के टिकट पर थे, और आजसू के टिकट पर सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी चुनाव लड़ रहे थे, और जेपीकेएसएस के सुप्रीमो जयराम महतो, जिन्होंने पिछले 2 साल से अच्छी चर्चा बटोरी है, वे भी इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो समीकरण और जातिवाद का ऐसा घालमेल हुआ है कि यहाँ बता पाना मुश्किल लग रहा है कि अंतिम दौड़ में कौन प्रत्याशी आगे निकल जाएगा। कुर्मी वोट 3 तरफ बटे हैं, चूँकि तीनों जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं उम्मीदवार तीनों कुर्मी हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा महतो मांझी की पार्टी कही जाती है। चंद्र प्रकाश चौधरी भी महतो हैं, पिछली बार उनको काफ़ी अधिक वोट आए थे, करीब करीब उनका भी अंतर 3.25 लाख वोटों का था। और जयराम महतो फिलहाल कुर्मी समाज के नेता के तौर पर उभरे हैं। जयराम महतो को कहा जा रहा है कि इस बार कि आदिवासी और मुसलमानों के युवा वर्ग ने काफ़ी सपोर्ट किया है। तो ऐसी स्थिति में जब वोटों का बिखराव बहुत ज़्यादा है, आजसू के उम्मीदवार को मोदी के चेहरे, मोदी के काम और मोदी के नाम पर जो उसका स्थापित वोट है वो मिलेगा। जो बाहरी वोटर हैं, चूँकि कोयला खदान का इलाका है, इंडस्ट्रीज़ का इलाका है, तो ये सब वोटर्स बीजेपी के हैं, उनको मिलेंगे। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की बात जहाँ तक है, वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा और जेबीकेएसएस के बीच वोट बटे हैं। तो इस वोटों की इस मारामारी में कौन अंतिम में बाजी मारेगा ये कहना मुश्किल है। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में
विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। बाघमारा, बेरमो, डुमरी, गिरिडीह, गोमिया और टुंडी। बाघमारा से जहां से ढुल्लू महतो विधायक हैं और जो चुनाव लड़ रहे हैं धनबाद से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में, वहां 60.03% वोट पड़े हैं। बेरमो जहां अनूप सिंह विधायक हैं कांग्रेस के और उनकी पत्नी अनुपमा सिंह भी धनबाद से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही हैं, वहां 62.75% वोट पड़े हैं। डुमरी जहां बेबी देवी मंत्री हैं सरकार में, झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक हैं, वहां 68.19% वोट पड़े हैं। गिरिडीह प्रॉपर, गिरिडीह सदर जहां सुदीप कुमार सोनू झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं, 63.71% मतदान हुआ है। गोमिया जहां आजसू के लंबोदर महतो विधायक हैं, वहां 65.50% मतदान हुआ है। और टुंडी जहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो विधायक हैं, वहां 68.16% मतदान हुआ है। तो ये गला काट प्रतिस्पर्धा है और अब किसको अंत में विजय मिलेगी ये कहना मुश्किल है। इसलिए गिरिडीह लोकसभा सीट में किसको एज मिल रहा है, कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है, ये बता पाना बहुत मुश्किल काम है। और अंत में आते हैं जमशेदपुर लोकसभा सीट पर, जहां कुल मतदान 64.30% हुआ है। बहरागोड़ा जहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार समीर महंती लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, वहां 70.25% मतदान हुआ है। और घाटशिला जहां जेएमएम के रामदास सोरेन विधायक हैं, वहां 68.10%। पूर्वी जमशेदपुर जहां सरयू राय निर्दलीय विधायक हैं, वहां 56.66%। पश्चिमी जमशेदपुर जहां राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, वहां 56.34% मतदान हुआ। पूरे लोकसभा क्षेत्र में सबसे कम मतदान पश्चिमी जमशेदपुर और उसके बाद पूर्वी जमशेदपुर में ही हुआ है। जुगसलाई की बात करें, झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंगल कालिंदी यहाँ से विधायक हैं, अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट है, 67.59% मतदान हुआ है। और पोटका जो अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व सीट है, वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के संजीव सरदार विधायक हैं, 70.70% मतदान हुआ है। और मुकाबला कांटे का है। पिछली बार बीजेपी के विद्युत वरण महतो ने 3 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी, थोड़ा हेमंत सोरेन का जेल जाना और प्रधानमंत्री की मोदी की मऊ भंडार की सभा में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और इंडियन कॉपर कंपनी जो वहाँ तांबे की खदानें हैं और कॉपर फैक्ट्री है, 10 साल से वो बंद पड़ी है। वहाँ लोग हलकान हैं, वहाँ मजदूर का काम करने वाले, वहाँ काम करने वाले, उस पर आश्रित निर्भर लोग की संख्या हज़ारों लाखों में है। उनको उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, उनके लिए कुछ राहत भरी बातें कहेंगे, लेकिन मऊ भंडार की सभा में मोदी सिर्फ जमशेदपुर जमशेदपुर कहते रह गए। उन्होंने आईसीसी और एचसीएल का एक बार भी नाम नहीं लिया। इससे वहाँ मतदाताओं में गुस्सा था, आक्रोश था, लेकिन जेएमएम उसको भुना पाने में सफल नहीं रहा। और 4-5 दिनों के गैप में बीजेपी का जो स्थानीय कैडर था उसने इस नाराज़गी को काफ़ी हद तक दूर कर लिया है। पोटका में भूमिज मतदाता हैं, भूमिज मुंडा कहे जाते हैं, वो बीजेपी के साथ रहे हैं। अगर वो इस बार भी बीजेपी के साथ रहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को इसका लाभ मिल सकता है। संथाल इलाकों में झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रभाव है, लेकिन समीर मोहंती जहां से आते हैं बहरागोड़ा से, वहां 70% मतदान हुआ है। वहां समीर मोहंती अगर लीड लेते हैं अच्छी खासी और घाटशिला से उनको अच्छी खासी लीड मिलती है तो वे मुकाबले में आ सकते हैं। जहां तक पश्चिमी जमशेदपुर का बात है, मुस्लिम मतदाता काफ़ी अच्छी संख्या में हैं और वहां उम्मीद कर सकता है झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया अलायंस कि वहाँ उसको फ़ायदा होगा। पूर्वी जमशेदपुर में कांग्रेस का कोई ख़ास जनाधार नहीं है। विधानसभा के पिछले चुनाव में गौरव वल्लभ यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, करीब 19,000 वोट लाए थे। पूर्वी जमशेदपुर से 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विद्युत महतो को 1 लाख वोटों की लीड मिली थी। ये लीड बरकरार रहती है या घटती है, ये देखना दिलचस्प होगा। आज मतदान के दिन उड़ीसा के राज्यपाल, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका जमशेदपुर पूर्वी में घर है, मतदाता सूची में उनका नाम है, उन्होंने आज अपना वोट भी दिया पूरे परिवार के साथ। इसका क्या भाजपा उम्मीदवार को कुछ फ़ायदा मिलेगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। जहाँ तक पश्चिमी जमशेदपुर की बात है तो बन्ना गुप्ता के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि अपने विधानसभा सीट से वे इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को लीड दिलाए। वे कितने कामयाब हुए हैं ये तो अब मतगणना के दिन पता चलेगा, लेकिन ओवरऑल मुकाबला एक तरफा नहीं है, मुकाबला बिल्कुल कांटे का है।
जीत हार का अंतर काफ़ी कम रहने वाला है। लेकिन जहां तक लोगों से बात करने से जो जानकारी मिल रही है, लोगों का जनरल परसेप्शन यही है कि मुकाबला कांटे का तो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार थोड़ा सा आगे है, थोड़ा ऊंचा दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, ये थी 4 सीटों पर जो आज मतदान हुआ, उसका हालचाल, उसकी समीक्षा। इन चारों सीटों पर अगर बात करें तो गिरिडीह को छोड़कर बाकी तीनों सीटों पर यह कहा जा रहा है कि बीजेपी के उम्मीदवार कुछ बेहतर स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। पिछला चुनाव इन तीनों सीटों पर बीजेपी ने बड़े मार्जिन से जीता था। अब इस बार क्या स्थिति रहती है, ये 4 जून को तब पता चलेगा जब नतीजे आएंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपके क्षेत्र में मतदान कैसा रहा है? आपको क्या लगता है कि किस इलाके से किस उम्मीदवार को बढ़त मिल सकती है? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।